हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ आवर पॉडकास्ट। तो पिछले सेशन में हमने कुछ कनाडा के स्टैंड आउट फैक्टर्स डिस्कस किए थे, जैसे कि रोड सेफ्टी, हाई इनकम लेवल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कार्स के सरप्राइजिंगली लो प्राइसेस के बारे में। तो आज हम उसी लिस्ट को कंटिन्यू करेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स एक्सप्लोर करेंगे जो कनाडा को वर्थ लिविंग बनाता है। तो सर, जैसे कि हम रोड सेफ्टी की बात कर रहे थे, तो मैंने सुना है कि वहाँ के जो हाईवेज है वो बहुत डिफरेंट है और काफ़ी सेफ होते हैं। सर, बिल्कुल इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे सर? बिल्कुल। कनाडा के हाईवेज वेरी वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड है। हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ना कोई इंटरसेक्शन ना इंटरप्शन, और आप बिल्कुल स्मूथ और एफिशिएंट ड्राइविंग कर सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक। अगर किसी ने हाईवे से बाहर निकलना है तो एक्सट्रीम राइट साइड पर एग्जिट लेन के थ्रू बाहर निकल सकते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। अगर आपका सिटी आ गया है या खाने पीने के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल हाईवे पर वो खाने पीने की शॉप्स नहीं है। अबाउट 1 किलोमीटर इनसाइड जाकर एग्जिट लेन से बाहर जाकर उन शॉप्स पर खा पी के आप मर्ज कर सकते हैं दोबारा हाईवे पर। या किसी ने अपने सिटी से दूसरे सिटी में जाना है तो उस एंट्री लेन के थ्रू हाईवे पर मर्ज कर जाएगा विदाउट इंटरप्टिंग द ट्रैफिक। एंड एक्सट्रीम राइट वाली लेन जहां पर वो मर्ज करेंगे तो स्लो स्पीड होगी और लेफ्ट साइड पर वो स्पीड बढ़ती चली जाएगी और स्पीड हाई करके आप हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक बिल्कुल स्मूथ ड्राइविंग कर सकते हैं। अब आप सोचें कि ना कोई इंटरसेक्शन ना इंटरप्शन, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक आप लगातार ड्राइविंग करते जा रहे हैं तो फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी और एवरेज ट्रेवल टाइम पर आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो भी हाई होगा। और खास चीज एक देखने वाली ये है कि वहां पर हम क्रूज बटन यूज करते हैं जो कि इंडिया में शायद ही किसी को पता हो। बिल्कुल सर। और जब मान लें कि 100 किलोमीटर पर लगातार हम ट्रेवल कर रहे हैं, क्रूज बटन दबाएंगे और गाड़ी की स्पीड फिक्स हो जाएगी और लगातार गाड़ी उसी स्पीड पर चलती चली जाएगी। ना ही ब्रेक पर पैर रखने की जरूरत है और ना ही एक्सीलरेटर पर, और रिलैक्स्ड इजी मूड में हम ड्राइविंग कर सकते हैं। और अगर कोई गाड़ी सामने आ गई और स्लो डाउन करना चाहते हैं तो उसी क्रूज बटन के थ्रू कैंसिल हो जाएगा, या ब्रेक पर आप हल्का सा पैर लगाएंगे तो वो क्रूज कैंसिल हो जाएगा और गाड़ी स्लो डाउन होनी शुरू हो जाएगी। आप अगेन के विदाउट क्रूज एक्सीलरेटर से या ब्रेक से कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन क्रूज पर बटन दबाएंगे तो अगेन उसकी जो स्पीड फिक्स हो जाएगी। वेरी रिलैक्स ड्राइविंग, जैसे यहाँ पर लंबी ड्राइविंग के समय जो है लगातार ब्रेक और एक्सीलरेटर पर पैर रखना पड़ता है, वो नहीं है। और इवन के इस वक्त तो गाड़ियों में बहुत ही एडवांस्ड फीचर्स के कार जो है वो लेन के अंदर ही रहेगी और लेन में ही ड्राइव करेगी। खैर टेस्ला तो जो है वो अभी ड्राइवरलेस भी ड्राइव हो सकती है, लेकिन खैर इतनी अभी यूज नहीं करते लोग। लेकिन बहुत सारे एडवांस्ड फीचर्स हैं जिसमें कि सेफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा जो काम आती है। बिल्कुल सर। तो जो ये इतने फैले हुए हाईवेज कॉम्प्लेक्स, और अगर 90 डिग्री पे एक हाईवे पे जा रहे हैं और फिर आपने 90 डिग्री पे किसी और सिटी की तरफ जाना है तो 90 डिग्री से पर आता हुआ एक हाईवे जो है उस हाईवे को ज्वाइन करेगा और ऊपर नीचे हाईवेज होंगे और उसकी कनेक्टिविटी के थ्रू आप जो है 90 डिग्री वाले हाईवे पर मर्ज कर जाएंगे और और डेफिनेटली जो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक जो ये फैले हुए हैं हाईवेज, वेरी वेरी हाईली यूजफुल, जो कि एफिशिएंसी भी बढ़ाते हैं और सेफ्टी भी बढ़ाते हैं। बिल्कुल सर, मैंने सोशल मीडिया पर देखा था कि गाड़ियों में बच्चों के लिए अलग से एक सीट लगती है सर। सर वो किस लिए, मतलब सच्ची में ऐसी ही सीट लगती है सर? बच्चे आने वाला कल है और देश का भविष्य है। बिल्कुल सर। इस बात को ध्यान में रखते हुए कनाडा में बच्चों को लेके खास तौर पे सेफ्टी प्रिकॉशंस दी गई हैं। इंडिया में तो मैं हैरान होता हूँ, कई बार 2 साल के 3 साल के छोटे छोटे बच्चों को उल्टी तरफ मुंह करके पेरेंट्स ड्राइव कर रहे होते हैं। आई गेट सो अफ्रेड। बट कनाडा में स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और गाड़ी में पिछली सीट पर खास कार सीट में ही बच्चों को बिठाकर ट्रैवल किया जा सकता है। अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ जो है सीट्स हैं।
और अगर वो कार सीट्स नहीं यूज की जाती तो हैवी फाइन्स हैं और इस बात के लिए कोई माफ़ी नहीं है। सो कनाडा इज वेरी पर्टिकुलर एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट है, खास तौर पे बच्चों की सेफ्टी को लेकर। सर मैंने रिसेंटली एक एक्सीडेंट देखा था, तो वहाँ पे ना इमरजेंसी सर्विसेज आने में बहुत टाइम लग गया। तो मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी कि कनाडा में जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो कैसे काम करती हैं, मतलब क्या वहाँ पे भी ऐसे डिलेज की दिक्कत रहती है? कनाडा में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट है। किसी तरह का झगड़ा हो, पुलिस की ज़रूरत हो, मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई आग लग गई हो, 911 दबाने पर इमीडिएटली 3 गाड़ियां, एक पुलिस, एक एम्बुलेंस और एक फायर एक्सटिंग्विशर की गाड़ी, ये विद इन नो टाइम मीन्स 2 to 5 मिनट्स के अंदर उस लोकेशन पर होंगी। और ख़ास बात यह है कि लोग बहुत ही समझदार हैं और इन 3 तरह की खास तौर पे गाड़ियों के सायरन बजाकर जाते हुए ये अपनी गाड़ियों को राइट साइड पर लोग कर लेते हैं और स्पेशल जगह देते हैं इनको ताकि ये इमीडिएटली निकल कर और स्पेशल केयर कर सकें सिचुएशन। बिल्कुल सर, जो ताकि वो अच्छे से हैंडल कर सके बिल्कुल इमीडिएटली उसको। बिल्कुल। सर आपने अब तक कनाडा के बड़े ही इम्प्रेसिव पॉइंट्स बताए हमें, लेकिन सर क्या वहाँ पे ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं या ऐसे कुछ चैलेंजेस जो लोग फेस करते हैं? बिल्कुल, खास तौर पे कनाडा के जो मेडिकल सिस्टम है उसमें कुछ कमजोरियां हैं। ऑल्दो इट इज वेरी एफिशिएंट, रिलायबल एंड वर्ल्ड क्लास। बिल्कुल। और खास तौर पे हमने पिछले एक एपिसोड में बात की थी कि डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस नहीं देनी, जी जी जी, इमरजेंसी सर्विसेज, किसी भी तरह की सर्जरी के चार्जेस नहीं देने, हॉस्पिटल में जाएं, दाखिल हों, सर्जरी यहाँ तक के नी रिप्लेसमेंट है, हार्ट की सर्जरी है, बड़ी बड़ी सर्जरी जो हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट्स हैं, सारे टोटली फ्री। इवन के इंस्ट्रूमेंट जैसे डायबिटीज़ वालों को कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं इंसुलिन चेक करने के लिए, तो वो सब जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस हैं, वो सब कुछ जो है वो फ्री दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। बट वेट टाइम इज खास तौर पे जो है एक प्रॉब्लम है। अगर किसी डॉक्टर को चेक करवाना है तो अपॉइंटमेंट लेनी है तो कई बार कई दिन, कई हफ्ते का वेट करना पड़ सकता है। अदरवाइज वॉक इन जाएंगे कि आप सीधा डॉक्टर के पास चले जाएं, तो उसमें भी रश इतना ज़्यादा होता है कि वेट टाइम हाई होता है। ओके। और अगर किसी स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन की ज़रूरत है, रूमेटोलॉजिस्ट है, पुल्मोनोलॉजिस्ट है या कोई और जो है ऑर्थोपेडिशियन है, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो उसके लिए तो वेट टाइम बहुत ही ज़्यादा है। कई हफ्ते, दिनों में तो नहीं, कई हफ्ते या कई महीनों का जो है वेट टाइम है, आपको वेट करना पड़ सकता है। और अगर कोई टेस्ट करवाना है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरह फटाफट जाएं, पे करें और अपनी मर्जी से जो मर्जी टेस्ट करवा लें ताकि डायग्नोज हो जाए, फटाफट पता लग जाए बीमारी का। वहाँ पर किसी डॉक्टर से रेफरेंस लेना होगा, पर्ची लिखवानी होगी, पहले चेक करवाएंगे, उसे लगेगा कि ये टेस्ट जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर टेस्ट जो है वो गवर्नमेंट के जो है वो सेंटर्स में होंगे और ज़्यादातर इन टेस्टों के चार्जेस नहीं होंगे। सो डॉक्टर तभी लिखेंगे अगर जेन्युइनली उन्हें लगेगा कि बहुत ज़रूरत है। और अगेन कि उन टेस्टों का, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन वगैरह का वेट टाइम इज वेरी हाई का मतलब मैनी डेज, मैनी वीक्स और कई बार अगेन के मैनी मंथ्स। बिल्कुल सर। और पेशेंट को तो इम्पेशेंस होती है, का मतलब बेसब्री होती है कि फटाफट टेस्ट हो और पता लगे कि मुझे बीमारी क्या है। इसके अलावा डेंटिस्ट्री जो है, दांतों का इलाज, और ऑफ्थेल्मोलॉजी मतलब आंखों का इलाज, ये दो जो है पब्लिक सर्विसेज में नहीं आते, ये प्राइवेट है। अच्छा। और अगेन इनका भी वेट टाइम हाई है और खास तौर पे खर्चे तो बहुत ही ज़्यादा हैं। और ऐसे बहुत से हमने किस्से सुने हैं कि वहाँ पर दांतों के इलाज के लिए $5,000, $7,000 डॉक्टर ने बताया, डेंटिस्ट ने, दांतों के डॉक्टर ने, और $5,000 मीन्स के अबाउट जो है 3-3.5 लाख। रूट कैनाल ट्रीटमेंट बहुत महंगी है और जो इम्प्लांट्स जो हैं, दांत नए लगाना, बहुत महंगे हैं। और मान लो कि जैसे मैंने बात की 3 लाख के करीब का खर्चा हुआ, इंडिया में आएंगे तो 10, 20, 30 हज़ार, 50 हज़ार तक बड़े इजीली हो जाएगा। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस के जो वेटिंग टाइम भी हाई है, कॉस्ट भी बहुत हाई है और
मेडिकल टूरिज्म एक स्पेशल वर्ड है हम्म, जिसका मतलब ये है कि बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज और ख़ास तौर पे कनाडा से, यूएस से लोग अपना ये, क्योंकि वेट टाइम ज़्यादा है सर्जरीज का बिल्कुल और लोग इतना वेट नहीं करना चाहते, रिस्क भी है और डिस्कम्फर्ट का मतलब परेशानी भी है उन्हें, और वो जल्दी करवाना चाहते हैं, तो वो इंडिया जैसी कंट्रीज में फ़्लाइट लेके आते हैं, अपना वो सर्जरी या डायग्नोसिस जो है टेस्ट और इलाज करवाते हैं और वापस चले जाते हैं। फ्लाइट के चार्जेस बीच में इंक्लूड करके और डॉक्टरी के जो खर्चे इंक्लूड करके भी वहाँ के ट्रीटमेंट से सस्ते पड़ते हैं। वेल सर, दैट वाज अनडाउटेडली अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन सर, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा सर। लेकिन सर ऐसे कुछ पॉइंट्स अभी भी बाकी हैं जो डिस्कस करने बहुत ज़रूरी हैं। पहले तो हो गया कनाडा का वेदर सर, कि मौसम कैसा है कैसा नहीं है, एंड सर उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, करप्शन, जो कि बहुत से मसलों की जड़ है सर। बिल्कुल, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे लेकिन अगले सेशन में सर। सो थैंक यू सो मच रवि सर, यू आर वेलकम। एंड हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। टिल देन बने रहें पायनियर इमिग्रेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।